ऐतिहासिक रूप से योद्धा जाति के रूप में पहचान रखने वाले मराठों में मुख्य रूप से किसान और जमींदार समूह शामिल हैं, जो महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। अधिकांश मराठा मराठी बोलते हैं, परंतु सभी मराठी भाषी लोग मराठा नहीं हैं। महाराष्ट्र में मराठों के राजनीतिक प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1960 में राज्य के गठन से वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक इसके 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय से रहे हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जिस समुदाय के अधिकतर लोग स्वतंत्रता बाद खुद को उच्च कोटि का मानकर आरक्षण की श्रेणी से बाहर रहना पसंद किए हों, वहीं आज आरक्षण के लिए आमरण अनशन करने को क्यों मजबूर हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय मुद्दे पर आधारित इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग कब से प्रारंभ किया। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। यह राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का कारण तब से है जब मथाडी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने 1980 के दशक में मुंबई में पहली विरोध रैली का नेतृत्व किया था। वर्ष 1997 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला बड़ा मराठा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में कहा गया कि मराठा उच्च जाति के लोग नहीं थे, बल्कि मूल रूप से कुणबी अर्थात कृषक थे। कुणबी नाम पश्चिमी भाग में कृषि समुदायों के सदस्यों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता रहा है। वर्ष 2010 आते आते शरद पवार, विलासराव देशमुख जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस मांग का समर्थन करने लगे। जून 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठों के लिए 16% और मुसलमानों के लिए 5% सीटें आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। परंतु नवंबर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठों को 16% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी। जून 2017 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश NG गायकवाड़ की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर 2018 को सौंप दी। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित मराठा समुदाय के लिए शिक्षा तथा सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक पारित किया। चूंकि इस आरक्षण से 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 50% के कोटे का उल्लंघन हो रहा था, इसीलिए 3 दिसंबर 2018 को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई। हालांकि 27 जून 2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% करने का निर्देश दिया। पुनः हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और अंततः मई 2021 को 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त किया कि 1992 के इंदिरा साहनी फैसले पर दोबारा गौर करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। यह माना गया कि मराठा समुदाय के लिए अलग आरक्षण अनुच्छेद 14, जिसमें समानता के अधिकार की बात की गई है, और अनुच्छेद 19 कानून की उचित प्रक्रिया की बात है, का उल्लंघन करता है। मराठा आरक्षण की मांग पर ओबीसी संगठनों की प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है। मराठा आरक्षण मांग का जोरदार विरोध करने के लिए ओबीसी संगठन एक साथ आ गए हैं। इन संगठनों का कहना है कि अगर सरकार मराठों को ओबीसी आरक्षण देती है तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। इनका तर्क है कि वह मराठों को आरक्षण मिलने के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह उनकी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इनका कहना है कि ओबीसी को राष्ट्रीय स्तर पर 27% की तुलना में महाराष्ट्र में केवल 19% आरक्षण मिलता है, इसलिए इसमें प्रभावशाली मराठों के साथ कोटा साझा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में 52% आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 7%, ओबीसी को 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग को 2%, विमुक्त जाति को 3%, घुमंतू जनजाति को 2.5%, घुमंतू जनजाति सी को 3.5% और घुमंतू जनजाति डी अर्थात वंजारी को 2% आरक्षण शामिल है। आइए जानते हैं कि इंदिरा साहनी मामला क्या है। दरअसल 1991 में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, जिस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि आरक्षित सीटों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही बेंच ने कहा था कि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 50% नियम में छूट असाधारण स्थितियों में दूर दराज के क्षेत्रों की आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए ही
केवल दिया जा सकता है। तभी से जब भी राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता। चूंकि इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, इसलिए यदि उस फैसले को पलटना है या उसका रिव्यू करना है तो नई बेंच में 9 से ज्यादा जज होने चाहिए। इसी वजह से 11 जजों की संवैधानिक पीठ बनाने की मांग भी तेजी से हो रही है। आगे बढ़ने से पहले 2018 का 102वां संविधान संशोधन के बारे में जानना आवश्यक है। इसने संविधान में अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342A पेश किया। अनुच्छेद 338B नव स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति को किसी राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि आरक्षण लाभ देने के लिए सामाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए किसी समुदाय को केंद्रीय सूची में शामिल करना संसद का काम है। इसमें राज्य सरकारें केवल शामिल करने या बाहर करने के लिए सिफारिश कर सकती हैं, जिसके बाद कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि भले ही आज मराठा आरक्षण की मांग पूरे राज्य में फैल गई है, लेकिन छोटे मोटे अपवादों को छोड़कर विदर्भ आज भी शांत है। इसका पूरा श्रेय पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 1960 के दशक में बहुत से मराठों को कुणबी अर्थात कृषक जाति के तहत ओबीसी आरक्षण स्वीकार करने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने भी महाराष्ट्र में मराठों से कुणबी जाति को स्वीकार करने और आरक्षण पाने की ऐसी ही अपील की थी। हालांकि उस समय मराठा समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली था, इसलिए अधिकतर मराठों ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। चूंकि तत्कालीन समय में मराठा जमींदार थे और उन्हें लगता था कि आरक्षण स्वीकार करना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। उपरोक्त स्थितियों के बाद यह जानना जरूरी है कि आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन को दिए गए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों वैलिड ठहराया गया। दरअसल 9 जनवरी 2019 को भारत की संसद ने संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से आर्थिक मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में आरक्षण देने का प्रावधान किया। इसने संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया। इसमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 10% होगी, अर्थात ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले नागरिकों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। यह 10% सीमा मौजूदा आरक्षण की 49.5% सीमा से स्वतंत्र होगा। इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए कुछ निम्न तर्क दिया गया। नंबर 1, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए आरक्षण केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित नहीं हो सकता। नंबर 2, एससी, एसटी और ओबीसी को आर्थिक आरक्षण से बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 3, इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है जो इंदिरा साहनी के मामले में निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा से अधिक है। 5 जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से 7 नवंबर 2022 को फैसला सुनाया कि 103वां संविधान संशोधन और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, जिसके बाद वर्तमान समय में शिक्षा और सार्वजनिक नियुक्तियों में कुछ अपवादों को छोड़कर 59.5% सीटें आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन के लिए क्रमशः 15%, 7.5%, 27% और 10% कोटा निर्धारित है। वर्तमान परिस्थिति में यह सामान्य हो गया है कि विभिन्न समुदाय अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार से या तो आरक्षण की मांग करते हैं या फिर विशेष पैकेज की। इसका कारण जानना भी समय की मांग है। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या कम होने, जमींदारी और साहूकारी व्यवस्था को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने से लोग किसी कैटेगरी में शामिल होने से परहेज करते थे। शुरुआती समय में भारत की आर्थिक नीति असमान होने से भी वर्तमान स्थिति को बढ़ावा मिला। चूंकि आर्थिक विकास में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते हैं, जिनमें से रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर महत्वपूर्ण होता है, परंतु भारत की परिस्थिति विपरीत रही। यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद मांग और आपूर्ति में संतुलन बिगड़ने से प्राथमिक सेक्टर के बाद तृतीयक सेक्टर की तरफ मुड़ना मजबूरी हो गया। इससे हमारे देश में रोजगार सृजन होने के अवसर कम हो गए और हमारा देश प्रोड्यूसर बनने के बजाय कंज्यूमर बन गया। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने पर अवसर की कमी हो गई। संयुक्त परिवार का एकल परिवार में टूटने पर कृषि जोतों में भी गिरावट आई। भूमंडलीकरण होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी और इससे अलग अलग तरह की मांग भी बढ़ने लगी। वर्तमान समस्या का समाधान तभी होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करेगा और हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा। ऐसे ही सविस्तार रूप में न्यूज को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।